gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. एल्गोरिथम का हम पार्ट 2 करने वाले हैं कवर, तो आपको काफी मजा आएगा इसमें। लॉग का पार्ट 2 हम कल कवर करेंगे। गॉट इट? चलिए, तो इस पहला क्वेश्चन ये था होमवर्क का, क्या इसका राइट आंसर आया है ना? जल्दी से मुझे आप बता दीजिए। बोले सर इस क्वेश्चन का क्या आंसर आया बताओ। 40n स्क्वायर माइनस 28n प्लस 1 बराबर 0। तो आपको ये सॉल्व करना है। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि यार ये अगर आपको ऐसे बनाना है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बन रहा होगा n की टर्म में। अगर आप n का डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 40n माइनस का 28 प्लस 1/n बराबर 0। मैंने ये देखा कि 40n प्लस 1/n बराबर कितना हो गया 28। आप मुझे बताओ कि अगर आपको ये 25 बनाना है तो 5 चाहिए ना? यहाँ पर 5 चाहिए ना? चाहिए नहीं चाहिए? अगर 5 चाहिए तो 40 में किसका डिवाइड करोगे? 8 का डिवाइड करोगे। तो 8 का डिवाइड यहाँ कर रहे हो तो गणित कहती है कि भाई 8 का डिवाइड यहाँ कर और 8 का डिवाइड भी यहाँ कर, दो सब तरफ 8 का डिवाइड। तो फायदा हो गया, जो आप चाह रहे थे वो आपको मिल गया। यानी कि क्या मिल गया? यहाँ आपको मिल गया 5n प्लस 1/8n बराबर 4 से काटा 7 बार, 4 से काटा 2 बार। कोई दिक्कत नहीं। आपके सामने स्पष्ट स्थिति ये है कि अगर ये पता है तो ये स्क्वायर ही तो है, तो p स्क्वायर माइनस का 2 होगा क्या? नहीं, 2ab होगा माइनस का 4। p स्क्वायर यानी कि 49/4 माइनस का 2, a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 1/8 माइनस का 4। यानी कि ये कितना हो गया? 49 में से आपके 5 चले जाएंगे तो 44/4, 11 माइनस 4, आपका राइट आंसर आ जाएगा 7। तो जिन भी विद्यार्थियों का 7 आंसर आ रहा था वही सही है और वही अच्छा आंसर है। ठीक है माय डियर? थोड़ी सी गलती जो आपने की उस गलती को आप सीख लो। हो सकती है मिस्टेक का कोई पैसा नहीं कटेगा, पैसा कटेगा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को देखने के बाद भी तुम नहीं समझ पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक घनाभ की भुजाएं आपको दे रखी हैं 7, 7 और 2। यदि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुना लंबाई इंटू चौड़ाई 49, चौड़ाई इंटू ऊंचाई 14, ऊंचाई इंटू लंबाई 14 बराबर, ये बराबर है घनाभ के कुल गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो 14 और 14 28, 28 और 49, तो ये कितना हो जाएगा? 28 और 49 अगर हम करते हैं, अच्छा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई r स्क्वायर के बराबर हम करेंगे और यहाँ पर 49 और 28 अगर हम करते हैं तो 9 और 8 17 77। बस अब सॉल्व भी हो जाएगा अच्छे से। देखो क्या आंसर आता है, देखते हैं। तो 2 से काटा आपने इसको 2 बार, 11 दूनी 22, 11 से काटा आपने इसको 7 बार, तो ये हो गया 7/2। ये r की वैल्यू हो गई। ठीक है भाई साहब, चलिए। आपको रेडियस ही पूछा है तो आपने रेडियस ही आंसर दे दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को कोई इशू तो नहीं है, आराम से कर सकते थे। सिंपल आपको सॉल्व करना है और आपसे यही पूछा गया है और वही आपको निकालना था। उम्मीद करता हूं देखो सभी स्टूडेंट के सही आंसर आ रहे हैं काफी इंटरेस्टिंग तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब देखिएगा डीआई का चमत्कार कि किस तरह से आप डीआई को सॉल्व कर पाओगे। पहला प्रश्न ये है कि बोला गया है एस और क्यू के पंखों की संख्या आर और पी के पंखों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अगर परसेंटेज में बात की जाए तो क्या मैं डेटा का यूज करूंगा? कभी भी मत करना। तो एस और क्यू को अगर मैं जोड़ता हूं तो कितना आ रहा है? 75 और 45 120। आर और पी का कितना आ रहा है? आर और पी का, आर और पी ये हो गया भैया 140। कितना कम है? 20 आर और पी के रेस्पेक्ट में, यानी कि 1/7 यानी कि 14.28। कैसी रही? तो पहला क्वेश्चन था, कोई आप डेटा निकालने बैठ जाओगे तो काफी टाइम लग जाएगा भाई, निकालना ही नहीं डेटा, सिर्फ और सिर्फ आपने डिग्री से ही खेल दिया। नेक्स्ट, पीटीआर पंखों का औसत, वही तरीका लगाना है। अब औसत में आपको डेटा का यूज करना पड़ेगा। तो पी एक 38, टी आपके सामने कितना है? 100, 138 और आर 102। यहां से आपका 140 240 हो गया। 240 डिग्री है, इसको 360 में डिवाइड करेंगे, बटे 3 करेंगे, इंटू 1080 जो भी है हिसाब किताब। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 9 से काटा 12, 12 दूनी 24 आंसर आ गया 2400। डिग्री काटने के लिए 360 का भाग दे दिया। ये 3 क्यों दिया? क्योंकि एवरेज निकालना था। ठीक है, और ये क्या है? वो डेटा है जो आपका यूज होगा। नेक्स्ट, आर और पी से एक पंखे की विनिर्माण लागत आपको दी हुई है इतने इतने रुपए, दोनों का विक्रय मूल्य इतने इतने रुपए है, तो लाभ बताइएगा कितना होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो आपसे बोला जा रहा है आर, अब आर कितना है? 102। पी कितना है? पी भाई, पी अपने पास है 38। ठीक है, आर पी, ठीक है ना। और ठीक है भाई, इनको ही बेचना है अपन को, इन्हीं को बेचेंगे। ठीक है, बेचेंगे भाई बेचेंगे। मैंने कहा कि यार देखो जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि यार मैं इसमें 300 का गुणा करूंगा और इसमें मैं 450 का गुणा करूंगा, है कि नहीं। और इसमें मैं बेचूंगा तो क्या करूंगा? 800 का गुणा करूंगा और इसमें मैं किसका गुणा करूंगा? 920 का। तो सबसे पहले आप मुझे ये बता दो कि क्या प्रॉफिट आ रहा है। लॉजिकली इसमें से ये घटाओगे तो 102 डिग्री इंटू 500, ठीक है, और यही प्रॉफिट आ रहा है। इसका निकालेंगे तो कितना निकल रहा है डियर? 38 डिग्री
इंटू 470। यहां तक आप में से किसी को कोई आपत्ति बोले नहीं है? मैं आपसे कहता हूं कि भाई ठीक है, अब यही आपका प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन एक चीज और है जिसे आप मिस कर रहे हो, 360 का डिवाइड, जो कि दोनों में ही होगा, क्योंकि डिग्री को तो डिग्री ही काट सकता है और डिग्री को डिग्री काटने के लिए 360 का डिवाइड करना अनिवार्य बन जाता है। ठीक है, चलिए आइए। ठीक है, और आप कहेंगे सर और क्या होगा, और आप कहेंगे अगर आपको मूल्य निकालना है तो 10,800 का आपको गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट भी तो है। अब मैं अगर 308 को 360 से कॉमन लेकर काट देता हूं तो ये कितनी बार जा रहा है, 36 या 108, यानी कि ये 30 बार आ गया। अब काम देखिए, यूनिट डिजिट से कर जाएंगे क्या हम? मैंने देखा सर 102 को अगर आप 5 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 510 00। 38 का कितना निकल कर आ रहा है, केवल एक जीरो आएगी, और 8 7 56 यानी कि 60, यानी कि 6 जीरो आ रहा है, और इसका हम करेंगे 18, यानी कि 8 इकाई का अंक आएगा ऑप्शन नंबर डी में, केवल और केवल। कैसी रही कैलकुलेशन? तो आपको ऐसे ही गणित सॉल्व करनी चाहिए, आपको यूनिट डिजिट पे भी खेलना है, चीजें भी आपके लिए आसान है और इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आपके लिए 5 प्रश्नों का जो आज होमवर्क था, उनमें से आपने कितने सही किए आप ये मुझे बता सकते हैं, 1 2 3 4 5 में से। 5 में से अगर आप 5 सही कर रहे हैं तो काफी अच्छी बात है, 4 भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आगे अगर हम बात करना चाहें तो अगले सेट की कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर रेगुलर पढ़ते हैं तो। पहली गाइडलाइन के अंतर्गत चीजें जो आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि आप पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन को अच्छे से, तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, आपको जवाब मिलने लगेगा, आपकी आधी समस्या दूर हो जाएगी। मैथ आपको नहीं आता तो आपका 70% काम हो गया, लो 30% है कंसेप्ट, बस 70% काम है, क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार। दूसरी चीज आपके लिए क्या है, पेन पेपर पर कैलकुलेशन खुद किया करो, इंतजार मत किया करो कि ये कैसे आया ये कैसे आया। कैलकुलेशन आपको सेल्फ करनी है, जिस चीज में आप सुधार करना चाहते हो सुधार तभी हो पाएगा जब आप खुद करके देखोगे। तीसरी चीज, अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है उस क्वेश्चन से आपको लर्निंग लेनी है। और चौथा चीज, शांति में बैठे आसपास वालों का, जो भी बच्चा हो छोटा या कोई ज्यादा परेशान करने वाला हो, आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं चीजों को। पहला प्रश्न आपके सामने आने वाला है और देखते हैं कि क्या आप कर पाते हैं उस प्रश्न का जवाब। पहला प्रश्न आप सभी के सामने। बहुत बढ़िया अमित, संजय, ये हुई ना बात, देखती बनता है भाई। आपको पता है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो यहाँ प्राइम है 7 और 5 12 और 2 14 चलेगा, लेकिन ये हो जाएगा 22। तो 14 और 22 आपका कितना हो गया, 36। केवल 9 को ही आपने प्राइम में बदला तो 3 की पावर 22 हो गया, तो 22 ये हो गया और बाकी जो है। नेक्स्ट, शिवांशु, अजय, जगजोत, शिवम शर्मा, श्वेता, आदित्य। एक दो मतलब कुछ बच्चे ही सॉल्व करते हैं, बाकी बच्चे जिनके जल्दी रहती है ना देने की, वो सॉल्व ही नहीं करते हैं। तो पेपर में भी इस तरह से ना हो जाए इसलिए अभी समझ जाओ, है ना। अगर x दे रखा है तो 1/x क्या होगा डियर, आप लोगों को पता है सर। 1/x अगर आप निकालना चाहते हो तो आपको ये 2√3 प्लस 2√2 दिख रहा है ना, मैंने कहा दिख रहा है। आप इसका क्या करोगे, फैक्टराइजेशन करिए, अपरिमीकरण, तो रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये हो गया -2√2 2√3 -2√2 का ऊपर नीचे गुना कर दिया। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ कितना आ रहा है 2√3 माइनस का 2√2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो गया 12, माफ कीजिए माइनस का 8, तो ये हो गया गुरुजी 4। कोई दिक्कत आप लोगों को, मेरे प्यारे विद्यार्थीगण को? ये नहीं हुई दिक्कत भाई, मैं 2 से कॉमन लेके काट सकता हूं, तो ये आया √3 माइनस 2√2/2। किसी को कोई आपत्ति है क्या? ये 1/x की वैल्यू आई है। अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ये है, तो रखूंगा ना भाई 2√3, √3 में क्या जुड़ेगा, √3/2 प्लस 2√2, 2√2 में से क्या घटेगा, तो 2 रिमूव करना है, 2√2 में से क्या घटेगा, √2/2। सॉल्व कर लेते हैं यार। ये आ गया देखो कितना, 4 और 1 5 √3, अब पता लग ही रहा है यार, /2 प्लस 2 दूनी 4 3 √2/2, तो नीचे 2 ही आ रहा है। कंपेयर कराने पर तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ऐसी जल्दी भी क्या यार, जो तुम 1 देने लग जाते हो या 4 देने लग जाते हो, है ना। हाँ, जिन बच्चों का सर समझ नहीं आया, तो भाई देखो समझ नहीं आने का कारण बता देता हूं मैं पहले, क्योंकि भाई डॉक्टर तो वही है जो इलाज दे सके। तुम्हें सिंप्लीफिकेशन नहीं आता, तुमने पढ़ा ही नहीं है, तुम्हें ये नहीं पता कि अपरिमेय संख्याओं का परिमेयकरण कैसे किया जा सकता है, तुम्हें नहीं पता, और इस पे आपको काम करना है ना। मैं दवाई लिख सकता हूं, लेना आपका काम है। तो जो कमी है मैं बता दी, अब आपको लीजिए और सही करिए, ऐसे प्रश्नों को पेपर में करना है आपको। नेक्स्ट, वीरांश, स्टूडेंट रहो, ज्ञानचंद मत बनो, है ना। स्टूडेंट की तरह पढ़ो, क्लास में आते हो तो।
वेल शिप्रा, चेतन बहुत अच्छे, इंद्रजीत बहुत बढ़िया, रूपा सिंह, शिवांशु, आदित्य शर्मा, शुभम प्रजापति, दीक्षा जैन, नव्या, बहुत अच्छे यार। जिन भी विद्यार्थियों का आंसर आया है बहुत ही बढ़िया आंसर है। चलिए सॉल्व करते हैं। बोला गया है कि सर ट्राइंगल एबीसी में बी समकोण है। ठीक है भैया, मान लिया लो ये समकोण है। अब एबी का माप आपको दे रखा है 15, बीसी का माप आपको दे रखा है 20, तो एसी का कितना हो जाएगा 25। क्यों? ट्रिपलेट है, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20 और 5 25, राइट एंगल ट्राइंगल है ना इसलिए। अब बोला गया है सर एपी की वैल्यू 6 है, आरसी का माप 8 है, आरसी की वैल्यू 8 है। ठीक, क्यूएस बताइए। मैं जानता हूं कि भाई यहां पर अगर हम ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये आपका 90 डिग्री के सामने 6 दे रखा है, यहां पर भी ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट 90 डिग्री के सामने 8 दे रखा है। हाँ, चलिए तो अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। मेरी कहानी कुछ इस तरह से है कि यार यहां पर कहीं ना कहीं मुझे इस तरह सा दिख रहा है कि कोई ना कोई एंगल तो हमारा बनेगा जो कॉमन है। बोले क्या है सर? मैं ये जानता हूं आप भी ये जाने, मैं ये जानता हूं आप भी ये जाने कि अगर मान लीजिए कि ये एंगल मैंने थीटा ले लिया मान लो, तो इस थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी? तो इस थीटा की वैल्यू अगर आप बात करते हो तो आपको अगर ये निकालना है एस एस सी, तो यानी कि ये तो आपका आधार हो गया और ये आपका हो गया कर्ण, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा चाहिए, कॉस थीटा। पता चला कि कैसे दिमाग लगाना पड़ता है? पता चलता है? दोबारा देखो, मैंने कॉस थीटा क्यों चुना? कॉस थीटा मैंने इसलिए चुना दोस्तों क्योंकि यहां भी अगर मैं कॉस थीटा लगा दूंगा ना तो मेरा मामला सेट हो जाना है। तो कॉस थीटा की अगर मैं वैल्यू यहां देखता हूं तो कितना होता है भाई कॉस थीटा? सर यहां 90 डिग्री के सामने आपका कर्ण है और आधार बटे कर्ण लेना है, यानी कि 20 बटे 25, ये आपका कॉस थीटा हो गया और इसकी वैल्यू निकल कर आ गई 5 चौके 20, 55 25, 4 बटे 5। किसी को कोई आपत्ति नहीं? अगर ये 4 बटे 5 आ गया तो फिर से मैं इस कॉस थीटा को देखता हूं और इस कॉस थीटा की वैल्यू मेरे पास 4 बटे 5 है और ये 4 बटे 5 किसके बराबर होगा? आधार एससी अपॉन कर्ण 8। सॉल्व करने पर कितना आ रहा है? एससी बराबर 32 बटे 5। किसी को कोई आपत्ति है क्या? नहीं होनी चाहिए, 32 बटे 5 आ गया। क्या सेम काम मैं उधर कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल करिए सर, कोई रोक नहीं रहा भाई। यहां से मैंने एससी निकाल दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। 32 बटे 5 मेरी आ गई 6.4। ठीक है, ओके। इसी प्रकार मैंने यहां पर भी कोई कोण मान लिया, इसको भी मैं अल्फा मान लेता हूं या बीटा मान लेता हूं, बीटा मान लिया। सेम काम करूंगा, cos बीटा की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूं तो सर ये आपका आधार है और ये आपका लंब है और ये कर्ण है और आधार बटे कर्ण चाहिए, यानी कि 15 बटे 20, 15 बटे 25, यानी कि ये हो गया गुरुजी 5 तिया 15 और 55 3 बटे 5। और cos लेने का आपको पता है पर्सनल रीजन है, क्योंकि ये मुझे AQ निकालना है तो ये आधार है और ये कर्ण है। बस आधार कितना है AQ, कर्ण कितना है 6, 18 बटे 5, तो ये हो गया 18 बटे 5। तो टोटल अगर मैं जोड़ता हूं तो कितना आ रहा है? 18 और 32, ये हो जाएगा 50 बटे 5 10, तो यानी कि ये QS कितना हो जाएगा 15। कैसी रही? बढ़िया, अमेजिंग प्रश्न है और इसी तरह से करना है और यही तरीका भी है। सीखिए नेक्स्ट। लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बात तो वही है। ये बच्चा सोच कैसे डेवलप होगी? क्वेश्चन करके डेवलप हो सकती है। वेल डन। ट्रेन ए को 720 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन बी से 1 घंटा अधिक समय लगता है। ट्रेन बी के इंजन में गड़बड़ी होने के कारण 1/3 स्पीड कम हो जाती है, इससे वो ट्रेन बी को ट्रेन ए से 3 घंटे अधिक लगते हैं। जहां पर ए को 720 किलोमीटर ट्रेन बी से अधिक लग रहा था, अब इंजन में गड़बड़ी के कारण ट्रेन बी को ट्रेन ए से अधिक लगते हैं, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना है? 4 घंटे। टाइम डिफरेंस कितना है? 4 घंटे है। ये क्यों हो गया? पता नहीं यार, स्पीड की कमी हो गई इस वजह से 1/3 कम हो जाती है, यानी कि पहले स्पीड अगर इसकी 3 थी तो अब कितनी हो गई? 2 रह गई। ये अगर उसकी स्पीड का रेशो है मेरे दोस्तों, तो टाइम का रेशो कितना होगा? अब ये किसकी स्पीड का रेशो है? ट्रेन बी के इंजन में खराबी हुई थी ना, ट्रेन बी पर हम काम कर रहे हैं, तो टाइम का रेशो हो जाएगा 2 से 3। और टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 रेशो का, और वह किसके बराबर है? 4 घंटे के बराबर। यानी कि यहां मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि ट्रेन बी द्वारा एक्चुअल कितना टाइम लगेगा? 8 घंटे। ये ट्रेन बी द्वारा लिया गया एक एक्चुअल टाइम है उसकी ओरिजिनल स्पीड के माध्यम से। कहानी यहीं पर ही खत्म हो गई। अब मैं चाहता हूं कि ट्रेन ए को कितना समय लगा, तो बोला जा रहा है पहले प्रश्न की पहली लाइन, इस प्रश्न की पहली लाइन में कि ट्रेन बी से 1 घंटे अधिक लगता है। किसको? ए को, यानी कि ए को लगेंगे 9 घंटे, क्योंकि ट्रेन बी को तो 8 घंटे लग रहे हैं, तो इसको लगेंगे 9 घंटे। तो स्पीड कितनी आ जाएगी? तो स्पीड हो जाएगी भैया दूरी बटे समय, 80 किलोमीटर पर आवर। मजा आया? अमेजिंग क्वेश्चन है और इस कांसेप्ट पर बार बार प्रश्नों को पूछा जा रहा है परीक्षाओं में, चाहे वो आप एसएससी ले लें, चाहे वो आप रेलवे ले लें, चाहे वो सीडीएस ले लें या फिर अन्य कोई भी एग्जाम। अच्छा कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर 4 कैसे 8 कैसे? डियर, क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो यूं ही घूमोगे। यार मैं तुमसे और कुछ चाह ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ चाहता हूं कि क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ लो। वो काम तुम नहीं कर पा रहे हो तो बस इसका हर्जाना आप भुगत पा रहे हो, क्वेश्चन ही नहीं बन रहा, समझ में नहीं आ रहा। यही कारण है। हर चीज बताइए मेरे द्वारा, ऐसा कोई चीज नहीं है जो मैंने ना बताई हो इस क्वेश्चन से पढ़कर। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो सब पता चलेगा, अन्यथा घूमो घूमो रे साधना। चलिए नेक्स्ट।
वेल डन ऋषभ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। रजत बहुत बढ़िया भाई, यश बहुत अच्छे, रश्मि बहुत अच्छे, विकास बहुत बढ़िया। देखो कुछ बच्चों के आंसर आ गए हैं, वो भी आपके साथ ही पढ़ रहे हैं, आप भी लाएं, हमें भी अच्छा लगेगा। चलो खैर कोई नहीं, क्वेश्चन को समझते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 6 सेंटीमीटर भुजा का एक नियमित षटभुज है। षटभुज की क्या कहानी है पता है क्या? जो षटभुज होता है वह 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना होता है। वह किससे मिला होता है? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना होता है। जैसे कि ये रहा, और इसको इस तरह से मिला दोगे, इस तरह से। क्या आपको 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख गए? 1 2 3 4 5 6। यार बात तो सर मजा कर दिया। बोला जा रहा है यहां से कि पीओयू और पीटीयू की अंतर त्रिज्याओं की लंबाइयों के बीच का अंतर क्या होगा? अंतर त्रिज्याओं की लंबाइयों के बीच का अंतर। वेरी गुड। पीओयू किधर है? पीओयू ये रहा, और पीटीयू किधर है? पीटीयू ये रहा। मैं ये देख पा रहा हूं और आप भी देख पा रहे हैं कि यार ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है अपना, ठीक है ना? ये तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ पीओयू कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ पीओयू ये हो जाएगा गुरुजी √3a² by 4। तो क्या आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा था यहां पर? अगर हम निकाल पा रहे हैं तो गुरुजी ये अपने पास जो पीओयू हो गया ये कितना हो जाएगा? यही हो जाएगा, सही है ना? तो ये हो गया कितना? 9√3। किसी को कोई आपत्ति है क्या? नहीं। और इसी बहाने मैं क्या पीएम निकाल सकता हूं? हाँ, मैं उसी को विचार कर रहा था कि यार पीएम भी निकल जाएगा यहां से तो। और पीएम कितना निकलेगा? हाइट है ना, 1/2 आधा इंटू ऊंचाई लगा लो, क्या फर्क पड़ता है? और हाइट निकालना है तो हाइट निकाल लो। तो पीएम जो होगी वो हाइट ही तो होगी, जो कि कितनी होगी? √3a/2। वेरी गुड, 3√3। यहां तक मेरे दोस्तों को किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। क्या आपको पीटी पता लग गया? हाँ, पीटी कितना होगा? 2pm बराबर 6√3। यहां तक मेरे स्टूडेंट को कोई दिक्कत? आराम से देखो, क्योंकि सीखना तो है ही। जब नहीं आया तो पहली बार नहीं आया, ठीक है छोड़ दो, लेकिन जब मैं सिखा रहा हूं तब तो सीखो भाई। मैंने भैया इसका एरिया निकाल दिया, कोई दिक्कत? देखो इसका एरिया मेरे को पता चल ही चुका है। अब मैं पीटी भी निकाल के बैठ गया हूं। ये मेरे पास 6 है और ये मेरे पास 6 है, ये 6√3 है। कहानी आपको पता है कि ये 120 एंगल है, ये 30 और 30 है, ये सब आपको पता है, तभी होता है a√3। याद करिए अगर आप पढ़ रहे हैं, लेकिन चलो उसका कोई लॉजिक नहीं लगाऊंगा मैं, ठीक है? खुश? आइए अब मैं अंतर त्रिज्याओं की बात करता हूं। आप समझदार आदमी हो सब। यहां मुझे बताइए कि अगर ये त्रिभुज है, इसका एरिया मुझे पता है, अगर एरिया मुझे पता है तो अंतर त्रिज्या कैसे निकालते हैं? R बराबर डेल/S। याद आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो यहां पर अंतर त्रिज्या निकलकर कैसे आएगी? डेल आपको पता है, एरिया 9√3 और अर्ध परिमाप 6 6 6 का 18 का 9 √3 आ गया भाई। कठिन लगा यहां तक? देखो कठिन लगा? नहीं लगा ना? आपको पता है, आपने 2 सेकंड में निकाल दिया। या फिर आप वो भी तो कर सकते थे, a/2 √3, तब भी निकल कर आ रहा है। कोई दिक्कत? हाँ, ये इक्विलेटरल है तो a/2 √3 भी कर सकते हो, तो भी दिक्कत नहीं है। चलिए हाँ, यहां तक। एक बच्चा कह रहा है सर 9 कैसे आया? ये s क्या होता है भाई? थोड़ा दिमाग तेज चलाओ बस। s होता है अर्ध परिमाप। जब इसकी साइड 6 6 6 है तो 18 का आधा 9 ही तो होगा भाई। दिमाग ये चलाना पड़ेगा आपको बस, ठीक है सर? यहां से तो निकाल लिया। अब आते हैं उस वाले पे। इस वाले ट्राइंगल की आपको पता है यार, रेडियस निकालनी है, तो इसलिए मैंने डेल/S लगाया, क्योंकि दोनों के काम कर जाएगा। और इसका एरिया निकालो तो क्या हो रहा है? इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 आधा इंटू ऊंचाई लगा दो, अर्ध परिमाप तो निकाल ही लोगे। वो कितना हो रहा है? 6 और 6 12, 12 और 6√3, यानी कि 6 + 3√3। और एरिया कितना हो जाएगा भाई? एरिया आपका इसका 9√3 है ना, इसका एरिया 9√3 है, और इसकी रेडियस तो आ गई, ये भी अपना वही हो जाएगा 9√3, सेम ही होगा। सर सेम क्यों होगा? क्योंकि देखो यार, इसका भी आधा हिस्सा, इसका भी आधा हिस्सा, तो एक पूरा बन गया। एक बच्चा कह रहा है OP6 कैसे? बताओ यार, पूरी कथा बात दी कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं 6, तो ये OP6 नहीं हुआ क्या? कैसी बातें कर रहे हो यार तुम लोग? हाँ चलिए, तो यहां तक ये आ गया, तो बस अब अंतर निकाल लो, इसका रैशनलाइजेशन कर लो, 3 से काटो। हाँ, कुणाल कह रहा है एग्जाम में 4 घंटे लगेंगे। कुणाल यही तो सोचा तुम्हारी, तुमने निकाल लिया एग्जाम, मैंने देख लिया भाई। बस प्री मुश्किल से अगर कुछ पढ़ता होगा तो निकल जाएगा कुणाल का। मेंस निकल जाए तो मैं आज लिख के दे रहा हूं, क्योंकि सोच से पता लग जाता है कि कितना पानी में बच्चा। हम यहाँ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो 4 घंटे गिन रहा है। भाई कुछ कठिन नहीं है, बच्चों ने आंसर भी दिए हैं तुम्हारे साथ वालों ने, और यही करते रहना ना जिंदगी भर। कुछ भला हो जाए तो फिर बता देना फिर मेरे को आप। 3√3 ये हो जाएगा 2 + √3, तो ये एक रेडियस आ गई। इसका रैशनलाइजेशन कर लेते हैं अपन। रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? देखो, तो 3√3 2 + √3 आ गया भाई। 2 - √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो गुरुजी ये तो नीचे तो 1 आ गया। वेरी गुड। 3√3 का अंदर गुणा करूंगा तो 6√3, और 3√3 का इधर करूंगा तो कितना आ रहा है? 9। और अंतर निकालना है तो √3 और घटाना पड़ेगा, तो आंसर कितना आ गया? 5√3 - का 9। अच्छा क्वेश्चन है ना, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ये उनके लिए है जो सेशन को वाकई में एंजॉय करने आते हैं, पढ़ने आते हैं, सीखने आते हैं। देखो वही वाली बात है, बच्चे लाखों पढ़ते हैं मेरे से, लेकिन कुछ का सिलेक्शन इसलिए हो पाता है क्योंकि उनकी सोच मेरे से मैच खाती है, क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ मैं पढ़ा रहा हूं वो उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो काफी अमेजिंग क्वेश्चन था, और इस तरह से आप ध्यान रखिए। और कुछ बच्चे कहते हैं सर आप गुस्सा क्यों करते हो? गुस्सा इसलिए करता हूं कि तुम नादान, मतलब नादानी पे मैं गुस्सा करता हूं तुम्हारी पे। मैं तो कोशिश करता हूं कि तुम्हें कुछ बेहतरीन दूं, लेकिन तुम रहे ढाक के 3 पार, हम सीख सुधर ही नहीं सकते। तो उसमें मेरा कोई दो राय नहीं है, फिर मैं कभी भी दोष नहीं, अपने आप को दोषी नहीं ठहरा पाऊंगा ना। मैंने तो अपना पूरा कोशिश किया है आपको देने का।
वेल डन, बहुत अच्छी, गजब, बढ़िया। ABC एक टंकी को 15, 24 और 36 मिनट में भर सकते हैं। मैं एलसीएम ले लेता हूं 360। जब मैंने एलसीएम ले लिया 360, तो यहां से एफिशिएंसी निकल कर आ गई 24, यहां से निकल कर आएगी भैया 15। अच्छा, डी भी है, वो 1 घंटे में खाली भी करता है, बहुत अच्छी बात है भाई। तो 24 ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा माइनस का 6। सभी चारों पाइपों को एक साथ खुला छोड़ दिया जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? सभी चारों पाइपों को एक साथ खुला छोड़ दिया जाता है तो कुछ नहीं, आसान है। तो भैया देखो, ये हो गया अपने पास कितना, 39, 49 में से 6 गए तो 43, तो 360/43। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। नेक्स्ट, लगाइए दिमाग। ये व्यंजक दे रखा है, यानी कि एक व्यंजक ऐसा है P स्क्वायर Q R क्यूब, ठीक है, सब कुछ है। P है, उसके 2 बार है, Q 1 बार है, R 3 बार है। तो P को 20% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 5 से 6, 5 से 6 2 बार। 30% बढ़ा दिया जाता है Q को, यानी कि 10 से 13, और R को घटा दिया जाता है, यानी कि 6 से 5, वो भी 3 बार। देखते हैं सक्सेसिव केस, 5 से 6, 5 से 5, 5 से 5, 6 से 6, 6 से 6 कट गया, बस ये बचा। 5 से काटा मैंने 2 बार, तो 4 6 दूनी 12 से 13, तो 1/12 आ गया, और 1/12 आप जानते हैं कितना हो जाएगा, 8.33, और 8.33 होता है 25/3। क्या गजब का प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न पेपर में आते हैं। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। अब बोला गया है सर R + 1/r बराबर आपका √3 है, तो ये तभी संभव है जब आपका जो R क्यूब हो वो किसके बराबर हो, या R की पावर 6 जो हो वो -1 के बराबर हो, या जो डिफरेंस हो 6 का हो, तो 0 के बराबर आप कर सकते हो। तो यहाँ भी 6 का डिफरेंस 0, यहाँ भी 6 का 0, यहाँ भी 6 का 0, और यहाँ पर आप रख सकते हो R की 6 बराबर -1, तो -6 + 1 -5। कॉन्सेप्ट होता है अलजेब्रा का, वही लगा दिया, आंसर पा लिया। नेक्स्ट, साधारण ब्याज की दर पर 3.5 साल के लिए 62,000 रुपए का साधारण ब्याज, 4.5 साल के लिए 88,500 रुपए पर साधारण ब्याज का जो योग है वो इतने रुपए है, तो रेट बतानी है, अभी बता देते हैं। 3.5 को मैं लिख सकता हूं 7/2, बिल्कुल लिख सकते हो। 7/2 से हम करेंगे तो 31 × 7 आ रहा है, 7 एकम 7, 7 या 21। इसको मैं लिख सकता हूं 9/2, फिर से वही कॉम्प्लिकेशन, 88500 आ रहा है। अब यहां पर तो वही आपका पॉइंटों में चला जाना है, कोशिश कामयाब होने के लिए की जानी चाहिए। तो यहां मैं देखता हूं 31,000 तो 1000 मेंटेन रहेगा ना, इसलिए यहां पर लगा देता हूं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और यहां से अगर मैं इसको काटता हूं 2 से, तो काट लेते हैं, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, गुना करेंगे कितना आ जाना है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हो जाएगा। 9 × 45, कैरी आया 4, 9 दूनी 18 और 4 22, कैरी आया 2, 9 चौके 36, 2 38, कैरी आया 3, 9 चौके 36 और 3 39। तो ये आ गया गुरुजी 3,98,250 और 2,17,000। इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हो तो कितना हो जाएगा सर, 217,000 और 398,250, 052 9 और 8 9 15, ये हो गया भैया 1161, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर। तो 6 बार ही जा रहा है, क्योंकि दिख भी रहा है वो तो वैसे भी 6% दिख रहा है ना, 6 से 36। अगला प्रश्न, आया 9 7 और 2, वेरी गुड। जिनका भी राइट आंसर आ रहा है, शंकर का आंसर सही है, शंकर 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 है ना, भावे आपका भी ठीक है। अब चाहो तो भाई 2 तरीके हैं, 2 विकल्प हैं, लेकिन विकल्प वो चूज नहीं करना ऑप्शन वाला, क्यों, वो फिर करना, वो ही कर लिया तो फिर सब कुछ चेक करना पड़ेगा ना, सारे ऑप्शन चेक करो, है ना। तो वो कर सकते हो हालांकि, और
सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, बहुत वो भी कॉम्प्लिकेटेड है। तो सिंपल है, आप अपनी जो चीजें हैं उससे लेकर चलिए चीजों को। मैंने यहाँ कहा कि भाई जब मैंने साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको मैंने गुणा कर दिया, और ये कितना हो गया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, और माइनस का 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 2 बराबर 7, ये 9 हो जाएगा। अच्छा लगेगा, देखो आप, ये साइन स्क्वायर थीटा है। अब ये कितना बचा, साइन और ये होता है कॉस, ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, समझ रहे हो ना, कट गया, ठीक, 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा भैया 3 कॉट स्क्वायर थीटा, वो भी प्लस में, बराबर 9, ये हो गया 1, 1 को 1 खा गया, लो भैया खत्म। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3, कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, √3, और ये कब होता है, जब थीटा 30 डिग्री हो, तो कॉट 30 का वैल्यू ही √3 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विपुल केशरी, शनि सिंह, अजीत कुमार, प्रवीण बहुत बढ़िया, कल्पना बहुत अच्छे, अवधेश बहुत अच्छे, यार यार गजब स्पीड है तुम लोगों की, बहुत बढ़िया कर रहे हो। बोला गया है कि 3 मेज और 2 कुर्सी का औसत आपको दे रखा है। जब एक कुर्सी को एक मेज के साथ पर रखा जाता है तो औसत 5 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि सभी मेजों का वजन समान है और सभी कुर्सियों का वजन समान है तो उनका अनुपात निकाल दो। अभी निकाल देते। मैं बोल रहा हूं कि 3 टेबल हैं और 2 चेयर हैं, एवरेज दे रखा है 41, तो कुल मिलाकर 5 है ना संख्या में, और बस ये हो गया 205 के बराबर। बोला गया है जब एक कुर्सी और एक मेज के स्थान पर रखा जाता है, जब एक कुर्सी को एक मेज के स्थान पर रखा जाता है तो बढ़ जाता है। तो एक कुर्सी को एक मेज के स्थान पर रख दिया, यानी कि 2, अब आपकी टेबल हो गई और आपकी 3 चेयर हो गई। अब जो आपका एवरेज है वह 5 बढ़ गया, यानी कि 46 हो गया इंटू 5, 46 इंटू 5 230। अल्टीमेटली क्वेश्चन तो सॉल्व होना ही है और हो जाएगा। 3 और 2 5, 3 और 2 5, ठीक है ना डियर। तो उनका तो अनुपात निकालना है तो इंडिविजुअल भी निकालना पड़ेगा अपन को, इंडिविजुअली निकालें। हाँ, तो मैं देख सकता हूं कि 5t प्लस 5c कितना आ रहा है, इनको जोड़ूंगा तो भैया 435, t प्लस c कितना हो गया, 5 40, 5 7 35, 87। भैया 87 जिनका भी सम आ रहा है वो आंसर है क्या? हाँ ये है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये भी ठीक है। इंडिविजुअली हमने एक एक का देख लिया। और मैं कैसे दिमाग लगाता, अगर 87 नहीं आता तो क्या करता, पता क्या करता, इसके रेशो में देखता, इसी की प्रपोर्शन में होता, क्योंकि सम जो बनेगा इन दोनों के उसमें बनेगा 29 या 87 आई थिंक सो, तो मैक्सिमम 29 बन जाता भाई, रेशो का सम मैक्सिमम 29 हो जाता, और क्या है, 3 कॉमन रेशो कर जाता। समझ रहे हो, दिमाग लग रहा है? हाँ। और अगर आपको डिटेल में करना है तो 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, अभी 2 मिनट में सॉल्व कर देता हूँ। ऐसी अच्छी खाई आपने, तो मैंने इसको 2 से गुणा कर दिया, और 2 से गुणा करने के बाद में इन दोनों को घटा दिया, तो चेयर बराबर 230 माइनस 87 इंटू 2 करूंगा तो क्या कहते हैं, ये 90 दूनी 180, 180 में से 6 गए तो 174, और सी बराबर निकल कर आ जाएगा अपना 56। और यही पता है कि ये 56 आ गया और ये 31 आ जाएगा। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया यार। आपको पता है कि tan θ1 इंटू tan θ2 बराबर अगर 1 है तो ये तभी संभव है जब θ1 प्लस θ2 90 डिग्री हो। तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 90 डिग्री, काटेंगे तो 2x बराबर 90 डिग्री, x बराबर 45, x बराबर अगर 45 है तो वैल्यू पुट कर दोगे, तो 15 दूनी 30, तो साइन 30 और cos 60, ये भी 1/2, ये भी 1/2, 1/4। नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज में एक आपका 0 0 दे रखा है और एक आपका 3 और √3 दे रखा है, तो तीसरा क्या होगा? समबाहु त्रिभुज की बहुत सारी खास बातें हैं कि यार तीनों भुजाओं की जो दूरियां हैं वो बराबर होनी चाहिए, है ना। अगर आप ये अगर 0 0 मान रहे हो और ये आपने बोल दिया कि यार ये 3 √3 है, तो आप एक ऐसा ऑप्शन चूज करोगे जहां से इनकी जो दूरी निकल कर आ रही है वो कितनी निकल कर आ रही है, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3, तो √12, है ना डियर। अब √12 ही आपको चाहिए किसी भी कीमत पर, तो आप देखेंगे कि अगर ऐसा ही कोई हुआ तो हम निकाल पाएंगे। तो मैंने यहाँ देखा कि 2√3 हो गया ना, 0 और 2√3। सर ऐसा कैसे पता चल गया सर आपको? क्योंकि 2√3 का स्क्वायर 12 होता है, तो एक छोर तो ऐसा देना चाहिए जो √12 दे, तो ये तो देखो इसने √12 दे ही दिया। और यहाँ पर देखो 3 का 3 रह जाएगा और √3 रह जाएगा, जो कि यहाँ भी है, तो यहाँ पर भी √12 आ गया। तो ऐसे दिमाग चलता है और चलेगा तब जाके चलेगा जब आप क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली बनाते रहेंगे। नेक्स्ट,
बच्चा कह रहा है बी तो दे रहा है, बी दे रहा है। एक मिनट रुकना, इनकी बात सुन लेता हूं। बी दे रहा है क्या भाई? तुम निहायत ही नालायक बच्चे हो चुके हो, पता है तुम्हें? तुम होशियार समझने लग गए खुद को बस। बी कैसे देगा बताना, इस साइड पे कैसे देगा? वो शून्य हो गया वहां तो। जीतू ने 2 खिलौने बेचे। पहले खिलौने का क्रय मूल्य दूसरे खिलौने के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले खिलौने पर 30% लाभ होता है, जबकि दूसरे खिलौने पर जीतू को 30% की हानि होती है। पहले खिलौने के विक्रय मूल्य और दूसरे खिलौने के क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा, ये आपको बताना है। जीतू ने 2 खिलौने बेचे। पहले खिलौने का क्रय मूल्य दूसरे खिलौने के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है भाई, पहले खिलौने को 30% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि 10 से 13। ये पहले खिलौने का सीपी है और ये सेलिंग प्राइस है। दूसरे खिलौने को जीतू को 30% की हानि पर बेचा जाता है, यानी कि 10 से 7। ये सीपी है और ये एसपी है। अब बोला क्या जा रहा है, देखो पहले खिलौने का क्रय मूल्य और दूसरे खिलौने का विक्रय मूल्य बराबर है। क्या ये दोनों बराबर है क्या? करो, इसको 10 से गुना करना पड़ा और इसको करना पड़ा 7 से। अब क्या बोला जा रहा है, पहले खिलौने के विक्रय मूल्य और दूसरे खिलौने के क्रय मूल्य का अनुपात। तो पहले खिलौने के विक्रय मूल्य 91 और दूसरे खिलौने का क्रय मूल्य 100। नेक्स्ट, आकाश क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा तभी समझ में आ पाएगा। जो गलतियां तुम करते हो वो क्वेश्चन ढंग से ना पढ़ने की वजह से होती हैं और कोई रीजन नहीं। एक शंकु जिसकी त्रिज्या 5 है, उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया दे रखा है। उसे समान ऊंचाई के 24 हिस्सों में काटा जाता है, समान ऊंचाई के। तो शंकु के आधार से 15वें हिस्से एक शंकुचिन्ह का छोटा वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ये काफी अच्छा है। समान 24 भागों में बांटा जाता है। तो मैं समझ गया कि भाई ऐसी बात है, एक शंकु था और ये 24 भागों में बटा हुआ है, यानी कि इसकी पूरी हाइट में क्या मान लूं? इसकी पूरी हाइट आप 24 मान लो सर। और कहां पर कट लगाए? आधार से 15वें हिस्से पर। यहां पर इसको छिन्नक बना दिया एक। ठीक है भाई साहब, यानी कि हम ये कहते हैं कि यार ये पूरा अगर 24 है जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, तो ये 15वां हिस्सा है और इसकी जो हाइट हो गई वो कितनी हो जाएगी? 9। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बाहरी जो त्रिज्या है इसकी वो 5 दे रखी है और पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। ऐसी ऐसी बात है। ठीक है भाई, ये तो छोटे वृत्त की निकाले ना। ठीक है, मैं वैसे ही निकाल लेता हूं उसको डायरेक्टली। कैसे? देखो भाई, यहां हम ये कह सकते हैं कि ये भी थीटा रहेगा और ये भी थीटा रहेगा। अगर मैं पूरा ले रहा हूं तो ये 24 ले लेता हूं लंब और आधा ले लेता हूं 5 बराबर। यहां पर अगर इसको मैं 9 मान लूं, जो कि इन टर्म्स ऑफ रेशियो है, तो ये r निकाल लेता हूं। तो आ रहा है 3 3 9 3 8 24, r बराबर हो गया 15/8। आ रहा है क्या कुछ? नहीं आया ना? 24 बोला गया है, समान ऊंचाई के 24 हिस्सों में काटा जाता है। यहां गड़बड़ है शायद। अब समान नहीं है, सही बात है, तभी तो कटा हुआ है ना, समान ऊंचाई के 24 हिस्सों में। कोई तो गड़बड़ है भाई। हाइट 12 है। अच्छा, लेटरल सरफेस एरिया से निकालते हैं कुछ। तो लेटरल सरफेस एरिया तो पाई आर एल होता है ना, पाई आर एल। तो ये हो गया 65 पाई। तो ओके, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यानी कि यहां से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एल बराबर हो गया कितना? 13। अब ये एल 13 है तो ये कितना हो गया? 12। हाँ, अभी डायमेंशन में 12। तो ये 24 को 12 करोगे तो 15 को कितना करोगे? 7.5 और 9 को कितना करोगे? 4.5, है ना? तो वही है। रखो, अब रखो, सॉल्व करो। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई देखो ये 7.5 है और उसका जो r आपको निकालना है, और ये बड़ा पूरा कितना है? 12/5। हालांकि कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी देखते हैं। 4.5 को 9/2 लिख दिया। 24 सेम ही आएगा जो मैंने निकाला था यार, है ना? 15/8 ही होगा। तो आंसर यही आ रहा है आप लोगों का, 15/8 ही आएगा आंसर। ठीक है, कोई इशू नहीं है, 15/8 ही सही है। हाँ ठीक है ना, कैसे भी कर लो चाहे। ओके, तो 15/8 आंसर होगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और ऑप्शन गलत हो सकते हैं, क्वेश्चन सही है। ओके,
चलो, तो ये आपके होमवर्क के प्रश्न है 16, 17, 18, 19 और ये 20, ये आपके होमवर्क के प्रश्न है। सुबह 11 बजे हम लॉग पढ़ेंगे, लॉग का पार्ट 2। और एक चीज और बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छी है, मजा भी आएगा, चीजें जानोगे तो समझ में भी आएंगी चीजें, ये गारंटी है मेरी। तो एक कुछ बड़ा आने वाला है आप लोगों के लिए, मैंने पहले भी आपको बताया था, और वो काफी शानदार होगा। तो शानदार होगा तो वही चीजें हैं जो आप लोगों के लिए हमेशा से मैं कोशिश करता आया हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को एक अलग लेवल पर ले जाएं, हर तरीके से। वो तरीका बहुत अच्छा होगा। फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स, सरप्राइज रिवील ऑन 12 जून 11 AM। करेंगे एक नई शुरुआत, होने वाला है बेहतरीन, देखिएगा। कॉम्बैट अगर लगाते हैं तो साहिल 10 कोड लगाकर अनअकैडमी पर कोई भी आप टेस्ट दे सकते हैं, साहिल 10 लगाना है। साथ के साथ मेरे दोस्तों, मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर इज बैक। आज सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, पढ़ाई शुरू करिए, क्योंकि बहाने बहुत मिल जाएंगे आपको ना पढ़ने के, लेकिन पढ़ लोगे तो लाइफ बदलने में समय नहीं लगेगा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, इस टाइम का अगर यूज नहीं किया ना तो 2 साल तक घर में बैठे रहोगे आने वाले, क्योंकि ये समय आने वाला है एग्जाम्स का। मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको, ये एग्जाम्स का समय आने वाला है। क्यों आने वाला है ये आप समझ सकते हैं, जो समझदार है। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, ये 2022-23 एग्जाम होगा, यही है, और ये समझदार समझ गए हैं, है ना। तो उसके बाद फिर लंबी जाएगी, ठीक है ना। प्लीज लेकर अपनी पढ़ाई करो, क्योंकि जब तक आप तैयार नहीं रहोगे ना तो एग्जाम देने का भी कोई फायदा नहीं है। फॉर्म भरने से सिलेक्शन हो जाता तो करोड़ों लोग, मतलब 10-10 करोड़ लोग, 2-2 करोड़ लोग, 5-5 करोड़ लोग फॉर्म भर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। प्रिपरेशन सॉलिड करो, साहिल 10 कोड लगाकर अनअकैडमी पर मेरा फाउंडेशन बैच लो। मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूं कि आप टॉप लेवल का पढ़ोगे। एसएससी एग्जाम में जाओ, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाओ, 24 महीने 12 महीने का कोर्स लेकर साहिल 10 एज ए कोड लगाकर आप जुड़ जाओ। जैसे ही साहिल 10 लगाओगे आप मेरे से कनेक्ट हो जाना और आपको अप्लाई कर देना है कोड। प्रोसीड टू पेपर जाकर आप क्रेडिट पॉइंट भी रिडीम कर लेना, ठीक है। अभी जो भी डाउट हो वो पूछ लेना मेरे से, अभी मैं बात करूंगा आपसे, और क्रेडिट पॉइंट रिडीम करके आप जुड़ जाना। साथ के साथ अभी लोगे तो आपको ऑफर मिलेगा, मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर, जहां पर आप 1 साल का लेने पर एडिशनल 4 मंथ, 2 साल का लेने पर एडिशनल 4 मंथ आपको मिलने वाला है। तो केवल इतने से रुपए में आप सभी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, ऑल सब्जेक्ट्स, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर, जनरल साइंस, सब कुछ साहिल 10 एज ए कोड लगाकर आपको हर एक चीज, हर एक क्वालिटी चीज मिलेगी, ठीक है। मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब आइए, किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं रिगार्डिंग फाउंडेशन कोर्स, रिगार्डिंग कोई और, ठीक है ना। पंद्रह नंबर समझ नहीं आया। 15 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है डियर। आपको अगर कहीं ना कहीं बेसिक अगर वीक है तो फिर दिक्कत होती है, बाकी आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर 15/8 होता है। ये सिंपल सा है, छिन्नक वाला क्वेश्चन है, जहां पर ये थीटा और ये थीटा बराबर होंगे, क्योंकि आप उस पैरेलल ही काट रहे हो उसको, तभी तो छिन्नक बनता है। तो आपको पता है कि ये अगर हाइट ले ली तो इसकी रेडियस ले लो, क्योंकि tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार, और बड़ा tan थीटा कितना हो जाएगा, बड़ा लंब और बड़ा आधार। कुछ बच्चे पूछ रहे हाफ क्यों किया। हाफ करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि ये क्या है, रेशो है। ओके, रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन आ गया है ना, वो भी भर सकते हो, इसलिए एसएससी और बैंक का कॉम्बो भी आप ले सकते हो। 8000 के करीब पोस्ट आई, आई थिंक सो, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है डेली सारे कंसेप्ट रिवाइज कैसे करें, क्वेश्चन से। आपको ये थोड़ी ना है कि भाई क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा मान लो, तो क्वेश्चन नहीं होने का मतलब ये है कि वह चीज आपकी वीक है। चलो मैं समझा देता हूं, उसके बाद में भी आपको ये लगता है कि यार ये कॉन्सेप्ट मेरा वीक है, आपने अगर नोट्स बना रखे हैं तो रिवाइज करो आज बैठकर। यही होता है, कहते हैं ना कि चिंता होती है, तो चिंता नहीं होनी चाहिए। ये जो टेंशन है ना, ये टेंशन ही बच्चे को पढ़वाती है। जो 10-10, 12-12 घंटे बच्चा पढ़ता है ना, वो इसी कारण से पढ़ता है, टेंशन की वजह से। अगर टेंशन ही ना हो ना, तुम में से एक ना पढ़े, और जिस दिन एडमिट कार्ड आ जाएगा तुम्हारी टेंशन और ऊपर हो जाएगी, तुम और ज्यादा पढ़ोगे, है ना। तुम्हें लगेगा कि मैं तो अब 13-14 घंटे के अभी सिलेक्शन ले लूंगा, लेकिन तब सब कुछ निकल चुका होगा तब तक। तो इसलिए जो आप पढ़ रहे हैं वो सिलेक्शन के हकदार भी हैं और सिलेक्शन की तैयारी भी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, यही मैं आपसे कहूंगा। एक साथ सब कैसे रिव्यू करें, क्यों भाई 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन में आपके ज्यादा 2-4 क्वेश्चन नहीं होते होंगे। अब सारे ही नहीं होते इसका मतलब पूरा ही बेसिक डपोल है, फिर तो कुछ आता ही नहीं। बात समझ में आ रही है, फिर तो बिल्कुल ही टिप्पा बोल है भैया। अगर कुछ आता है तो भाई 15 के 15 तो निपट नहीं सकते ना पूरे, कुछ तो बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे, और कुछ नहीं बनेंगे उनसे सीखना है और उनको रिवाइज करना है, बस। क्वेश्चन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। कहते हैं ना कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आता, कुछ बच्चे कहते हैं क्वेश्चन सब समझ में आएगा अगर आप ढंग से पढ़ोगे। टाइम तो लगेगा ही ना यार। आप ये सोचते हो कि यार 1 सेकंड के अंदर अंदर सारी चीजें मेरे लिए आसान हो जाए ना, हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस से ही आपकी सारी चीजें सुधर सकती हैं। उस प्रोसेस में इंप्रूवमेंट लाइए और चीजों को बेहतर बनाइए। एक बच्चा कह रहा है जो बच्चा कुछ नहीं आता उसको कैसे सीखे, पढ़कर सीखेगा भाई, और कोई तरीका नहीं है ना। चलिए प्रैक्टिस करो जो मैं करा रहा हूँ। सुबह 11 बजे वाली क्लास लो, धमाका भी होने वाला है, और फाउंडेशन बैच में जुड़ जाओ। जिनको नहीं जुड़े हो, अभी ऑफर चल रहा है तो आप जुड़ जाइए, आज ही आए, ठीक है। और ठीक है, तो टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।